Hello friends, this is Manish from Fool's Den, and in this video we'll discuss some of the important articles from Sunday's The Hindu newspaper, and we'll discuss three important articles. The first article is related to Reserve Bank of India. Recently RBI has extended the borrowing times for banks under MSF. तो ये सारी चीज़ें we'll discuss in detail. The second article we're gonna discuss is regarding the dispute of China and other Asian countries over the maritime boundaries of South China Sea. तो इसमें भी ये second article that we'll discuss, and the third article we're gonna discuss is the recent findings of coronavirus, and the recent finding is the coronavirus may trigger the type 1 diabetics in the patients. So these are the three articles we'll discuss. So let's proceed. The first article is RBI has extended the borrowing time. Earlier the borrowing time was 30th June of 2020, which recently due to corona outbreak it has been extended to September of 30. यानी ज़्यादा समय दे दिया गया बैंक्स को पैसे वापस करने के लिए, ज़्यादा समय प्रदान किए गए किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा. तो ये तो आपको फैक्ट याद रखना चाहिए कि आरबीआई हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द बोरोइंग टाइम फ्रॉम 30th जून ऑफ 30th सितंबर. अब सबसे पहले ये बोरोइंग्स एमएसएफ के अंडर होती है. अब ये एमएसएफ क्या होता है और ये बोरोइंग्स का पूरा आपको एक्सप्लेन करने के लिए यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग. तो देखिए, वी नो वेरी वेल कि कमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है. कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट. ठीक है, जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो या तो आप सेविंग अकाउंट में खुलवाते हो, करेंट अकाउंट में भी खुलवा सकते हो, या फिर एफडी आप करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट. एंड नाउ व्हाट बैंक डज, बैंक कन्वर्ट्स दिस डिपॉजिट इनटू लोन्स. बैंक क्या करती है, जो भी अकाउंट होल्डर्स ने डिपॉजिट दिया है बैंक उसे किस में कन्वर्ट कर देती है? लोन में. सो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. क्लियर है? अब वॉट एवर डिपॉजिट द बैंक एक्सेप्ट्स हियर, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर अ बैंक. ये बैंक के लिए लायबिलिटी है. व्हाई इट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर अ बैंक? बिकॉज कमर्शियल बैंक हैज टू पे बैक द डिपॉजिट दैट इट एक्सेप्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. ब्याज के सहित आपको खाता धारकों को पैसे वापस करने हैं. दैट इज वाई कमर्शियल बैंक कंसीडर दिस डिपॉजिट्स एज लाइबिलिटी. एंड वॉट एवर लोन स्पॉन्सर्ड बाय द बैंक, जो भी लोन बैंक देती है, दीज आर द एसेट फॉर द बैंक. ये बैंक के लिए क्या कहलाते हैं? एसेट. तो आप याद रखना, द डिपॉजिट दैट बैंक एक्सेप्ट्स वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करेंट और एफडी, इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी. And the loan sponsored by the bank, whether education loan, corporate loan, personal loan, housing loan, these are asset for the bank. क्लियर है? अब ये जब मैं पूरे एसेट को जब प्लस कर दूंगा तो उसे हम कहते हैं एनडीटीएल. ये बात आप याद रखना. पूरे लाइबिलिटी को, यदि आप पूरे लाइबिलिटी को प्लस कर देंगे, सो दैट इज कॉल्ड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. जो भी पैसा बैंक्स के पास सेविंग और करंट अकाउंट में आता है, बैंक उसे डिमांड लाइबिलिटी कहती है. याद रखना, जो भी पैसा कमर्शियल बैंक्स को सेविंग और करंट अकाउंट में आएगा, बैंक उसे क्या कहती है? डिमांड लायबिलिटी. और जो भी पैसा बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में आता है, बैंक उसे कहती है टर्म या फिर टाइम लायबिलिटी. क्या क्या कहा मैंने? टर्म और टाइम लायबिलिटी. देखो, कॉमन सेंस की बात है बेटा यहाँ पे, क्योंकि बैंक इज लायबल टू पे बैक द मनी ऑन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. जैसे आपने यदि सेविंग और करंट अकाउंट खुलवाया तो आप जब चाहे तब आप पैसा डिमांड कर सकते हो, एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो. तो बैंक इज लायबल टू पे मनी टू द कस्टमर ऑन हिज डिमांड और ऑन हर डिमांड. इसलिए इसे क्या कहा गया? डिमांड लायबिलिटी. हियर बैंक इज लायबल टू पे मनी बट नॉट ऑन द डिमांड ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड. सपोज मैंने 6 महीने की एफडी करा ली या मैंने 6 साल की एफडी करा ली, तो मुझे 6 महीने के बाद ही मैं पैसे निकाल सकता हूं. सो बैंक क्या बोलेगी? Though I am liable to pay you the money that you have deposited, but not on your demand on completion of certain time period या फिर on completion of certain terms and condition. So इसीलिए इसे क्या कहा गया? टाइम लायबिलिटी. और जब आप दोनों को प्लस कर देंगे तो आप फुल फॉर्म देख सकते हो, दोनों को आपने प्लस किया तो क्या कहा गया? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. सो बेसिकली एनडीटीएल इज नथिंग बट द टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टाइम लायबिलिटीज लाइक एफडी एंड आरडी. तो ये आपको इतना मैंने ब्रीफ बता दिया. अब इसकी हम लोग डिटेलिंग समझते हैं कि इस एनडीटीएल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है. ठीक है, ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एनडीटीएल का मतलब क्या है. यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हैं सब आपसे पूछे जा सकते हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. अब यहाँ पे एक टर्म है, देखो, एमएसएफ. एमएसएफ स्टैंड्स फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अब आपको मैं एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ. देखिए, कमर्शियल बैंक्स के पास यदि पूरा जमा आया, दैट इज कॉल्ड एनडीटीएल. व्हाट कमर्शियल बैंक विल ट्राई टू डू? दे विल ट्राई टू कन्वर्ट ऑल द एनडीटीएल इनटू लोन. वो कोशिश करेंगे कि पूरा पैसा किस में कन्वर्ट हो जाए? लोन में, और उनके पास कोई भी आइडल मनी ना रहे.
वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा किस में कन्वर्ट हो जाए, लोन में। क्लियर है। अब इस चक्कर में क्या करते हैं, लोन स्पॉन्सर करना चालू करते हैं। अब बिना सोचे समझे यदि वो लोन देना चालू कर देंगे तो देखिए जैसे विजय माल्या को लोन दे दिया गया, मेहुल चौकसी को लोन दे दिया गया। तो लोन यदि आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे तो अल्टीमेटली जब ये लोन वापस नहीं होगा तो किसका पैसा डूबेगा, कस्टमर का। अब जब कस्टमर के इंटरेस्ट की सेफगार्ड की बात आती है, उनके इंटरेस्ट की रक्षा की यदि बात आती है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन है, आरबीआई। इसलिए आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कमर्शियल बैंक्स को कि जो भी पैसा आपके पास आएगा, जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास आता है, उसका कुछ हिस्सा आपको सीआरआर के फॉर्म में किसके पास जमा रखना है, आरबीआई के पास, और कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक को अपने पास सुरक्षित रखना है एसएलआर के फॉर्म में। ये पैसा वो लोन में नहीं घुमा सकते। तो याद रखना, आरबीआई का निर्देश है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट सम पोर्शन ऑफ देयर एनडीटीएल इन विथ आरबीआई, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, एंड टू ऑल्सो hold some of the portion of NDTL in the form of SLR, and this SLR cannot be converted into the loan। क्योंकि कल के दिन यदि मान लो लोन का पैसा डूबता है तो कमर्शियल बैंक के पास SLR का पैसा भी है और कमर्शियल बैंक के पास CRR का पैसा भी है, जिससे वो खाता धारकों का पैसा, जिससे वो अकाउंट होल्डर का पैसा वापस कर सकती है। तो आप ये बात याद रखेंगे, SLR का मतलब होता है वो पैसा जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है लेकिन उसको लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। सपोज कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये आए और आरबीआई ने बोला कि 100 में से 4 रुपये आप हमारे पास जमा करेंगे और 21 रुपये आप अपने पास रखेंगे। ये 4 रुपये को कहा गया सीआरआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ये किसके पास जमा हो गया, आरबीआई के पास। और ये 21 रुपये किसके पास जमा हो गया, कमर्शियल बैंक अपने पास खुद रखेगी बट उसे लोन में सर्कुलेट नहीं कर सकती। तो ये 21 रुपये क्या कहलाएगा, एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है। अब बचा कितना, 21 और 4 कितना हो गया, 25, यानी 25 रुपये आपने सुरक्षित रख लिए, बचा हुआ 75 आप लोन में घुमा सकते हैं। क्लियर है। तो एनडीटीएल यहाँ पे हो गया आपका 100 रुपीज़ और लोन हो गया आपका 75, और जो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, दैट इज ₹4, एंड अनदर सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एसएलआर विच इज ₹25, सॉरी विच इज ₹21। तो टोटल सिक्योरिटी कितना हो गया, 25। तो याद रखना, एसएलआर वह पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक लोन में नहीं घुमा सकती। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कमर्शियल बैंक टू कीप सर्टेन पोर्शन ऑफ एनडीटीएल विद इटसेल्फ। और इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई आरबीआई मैंडेट सच थिंग्स फॉर कमर्शियल बैंक्स, बिकॉज आरबीआई वांट्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। कल के दिन यदि लोन एनपीए में कन्वर्ट होता है, लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कन्वर्ट होता है, लोन की वापसी नहीं हो पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में इन सच सिचुएशन ये जो एसएलआर का पैसा और सीआरआर का पैसा ही यूज में आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप इसको आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। आरबीआई एज अ टेम्पररी मेजर हैड इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट। हाँ, तो यहां पे देखो क्या लिखा गया है। अब यहां पे एक और वर्ड क्या यूज हुआ, एमएसएफ। तो अभी तक हमने सीखा कि एनडीटीएल क्या होता है, यहां पे मैं एक बार ब्रीफ में लिख देता हूं। अभी तक हमने सीखा कि एनडीटीएल क्या होता है, फिर हमने सीखा एसएलआर क्या होता है। ये देखो, ये एनडीटीएल हमने सीखा क्या होता है, फिर हमने सीखा एसएलआर क्या होता है, यहां पे मैंने एसएलआर बता दिया। अब एक अगला टर्म होता है एमएसएफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखिए, यदि कमर्शियल बैंक्स को एक रात के लिए पैसा चाहिए होता है, ओवरनाइट, यदि मान लो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, ओवरनाइट एक रात के लिए पैसा चाहिए, उनके पास पैसे नहीं है, तो आरबीआई उनके पैसे देता है। आरबीआई किन्हें पैसे देता है, कमर्शियल बैंक्स को, शॉर्ट टर्म के लिए, टू बी स्पेसिफिक ओवरनाइट। तो इस ओवरनाइट लेंडिंग को कहा जाता है एमएसएफ। एमएसएफ मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज नथिंग बट व्हेन आरबीआई गिव्स मनी या आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक ओवरनाइट, यानी एक रात के अंदर, एक दो दिन के अंदर आपको पूरे पैसे किसे वापस करने पड़ेंगे, आरबीआई को। अब आप यहां पे देख सकते हो, आरबीआई एज अ टेम्पररी मेजर हैज इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अंडर एमएसएफ। तो पहले इसकी जो लिमिट थी दैट वाज 2% ऑफ एनडीटीएल, यानी यदि आपके पास एनडीटीएल 100 रुपये आया, कुल जमा 100 रुपये आया, तो आप 2 रुपये एमएसएफ के अंदर ले सकते थे। ये पहले की कंडीशन थी, लेकिन कोरोना आउटब्रेक के कारण बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी है। देयर हैज बीन अ लिक्विडिटी क्रंच इन बैंकिंग सिनेरियो, इन बैंकिंग सेक्टर, इसीलिए इसका लिमिट बढ़ा के 3% कर दिया गया। यानी यदि आपके पास अभी कुल जमा 100 रुपये आता है तो आप 3 रुपये कहां से उधार ले सकते हैं, आरबीआई से। तो याद रखना, एमएसएफ का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है। इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3% ऑफ व्हाट, ऑफ एनडीटीएल, ऑफ एनडीटीएल। और ऐसा क्यों किया गया, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा तरलता है, ज्यादा पैसे आए,
इसीलिए ये प्रावधान लाया गया, इसीलिए प्रोविजन लाया गया बाय आरबीआई। अब आप अगला पॉइंट देखिए, अंडर एमएसएफ, एमएसएफ का फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स एट देयर डिस्क्रिप्शन बाय डिपिंग इनटू एसएलआर रेशियो। अब देखो एसएलआर रेशियो में मैंने आपको बताया था, एसएलआर मतलब वह पैसा जो बैंक अपने पास रखती है उसे लोन में नहीं दे सकती, तो बैंक इसमें से पैसा कुछ कैश के फॉर्म में रखती है, कुछ पैसा बैंक यहाँ पे गोल्ड के फॉर्म में रखती है और कुछ पैसा बैंक यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखती है। अब यदि मान लो बैंकों के पास 20 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो आरबीआई ने ये आपको आदेश दिया है कि आप एमएसएफ के अंदर जब आप पैसा लेते हैं तो यहाँ पे एसएलआर के अंदर जो आपके पास कोटा है, 20 रुपए का जो कोटा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 20 रुपए की, ये आप किसके पास जमा कर दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको इसके अगेंस्ट में क्या दे देगी, पैसे दे देगी। क्लियर है? तो एमएसएफ के अंदर आरबीआई पैसे देती है, किसे पैसे देती है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, एमएसएफ के अंदर आरबीआई किसे पैसा दे रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब पैसे दे रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को, तो बदले में क्या मांगती है, डिपॉजिट, सिक्योरिटी, एंड दिस सिक्योरिटी इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच आर पार्ट ऑफ एसएलआर। तो आप यहां पे देख सकते हो, अंडर एमएसएफ द बैंक्स कैन बोरो फंड, द कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई डिपिंग इनटू देयर, यानी उनको सिक्योरिटी में क्या रखना पड़ता है, यहाँ पे एसएलआर कोटा के अंदर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो किसके पास जमा रखनी पड़ती है, आरबीआई के पास। तो आप एमएसएफ की डेफिनेशन एक बार सुन ले ध्यान से, एमएसएफ इज अ शॉर्ट टर्म लैंडिंग और टू बी स्पेसिफिक ओवरनाइट लैंडिंग अंडर विच आरबीआई गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर वेरी शॉर्ट टर्म एंड इट एक्सेप्ट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल डिपॉजिट। क्योंकि जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो बदले में कुछ आप सिक्योरिटी भी मांगोगे, तो आरबीआई कौन सी सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो किसके अंदर है, जो किसके अंदर है, एसएलआर कोटा के अंदर। एसएलआर कोटा का पैसा कैश में भी रखा जा सकता है, गोल्ड में भी रखती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रखती है। तो यहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक जमा करती है आरबीआई के पास और आरबीआई इसके बदले में उन्हें लिक्विडिटी या पैसे प्रदान करती है। अब आप देख सकते हो ये जो ओवरनाइट लेंडिंग है इसके टर्म्स नॉर्म्स को बढ़ा दिया गया है। अब यदि आपने एमएसएफ के अंदर पैसा लिया है तो आपके पास छूट दे दी गई है कि आप 30 सितंबर तक वो पैसा वापस करिए। इसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास अभी पैसे नहीं है आरबीआई को देने के लिए, इसीलिए आरबीआई ने रिलैक्सेशन लाया है। आरबीआई से और भी कई रिलैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया, जैसे आपने सुना होगा लोन मोरेटोरियम। लोन मोरेटोरियम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कुछ समय की छूट दे दी गई है, जो जिन्होंने भी लोन लिया था आपको ईएमआई पटाने की जरूरत नहीं है फॉर सर्टेन टाइम्स। ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल है, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कवर किया है। सबसे पहले आपने सीखा एनडीटीएल क्या होता है, फिर आपने सीखा एसएलआर क्या होता है, फिर आपने सीखा एमएसएफ क्या होता है, और अब आप न्यूज को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ सकते हैं कि आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द बोरिंग फैसिलिटी अंडर एमएसएफ टिल सितंबर 30, यानी सितंबर 30 तक आप एमएसएफ से जो पैसा लिए हैं उसे वापस कर सकते हैं, उसके समय को बढ़ा दिया गया है। व्हाई इट हैज बीन डन टू इंट्रोड्यूस द लिक्विडिटी, बैंकों को तरलता प्रदान करने के लिए। चलिए ओके, सो दैट इज द फर्स्ट आर्टिकल। लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड आर्टिकल एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। द आर्टिकल इज रिलेटेड टू साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स बिटवीन चाइना एंड एशियन कंट्रीज। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि साउथ चाइना सी क्या है और एशियन कंट्रीज क्या है। तो एक बार वर्ल्ड मैप में यदि मैं साउथ एशियन कंट्रीज की बात करूं तो ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे वाटर बॉडी दिखेगी ना, साउथ एशियन कंट्रीज है। यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड साउथ चाइना सी। इस पूरे को हम साउथ चाइना सी कहते हैं। अब देखिए इसकी जो कोस्ट लाइन इट इज बीइंग शेयर्ड बाय चाइना, इट इज बीइंग शेयर्ड बाय वियतनाम, इट इज बीइंग शेयर्ड बाय मलेशिया, ब्रूनी, फिर फिलीपींस और ताइवान। सो दिस कंट्री आई मीन मेनी कंट्री शेयर द कोस्ट लाइन बॉर्डर्स विथ या मैरीटाइम बॉर्डर्स विथ साउथ चाइना सी। ठीक है, अब साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अभी यहाँ पे एक कंट्री है चाइना, सो चाइना क्लेम्स ये जो वाटर बॉडी है ना, पूरी वाटर बॉडी चाइना अपना क्लेम करती है। So China self-acclaimed hegemony, it claims its self-acclaimed hegemony over South China Sea। अब बट ऑब्वियस है बाकी कंट्रीज को दिक्कत होगी, तो इन बाकी कंट्रीज ने एक कोलैबोरेशन बनाया है जिसे हम एशियन कहते हैं। तो सबसे पहले आप एशियन कंट्रीज को यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो ये सब एशियन कंट्रीज है। याद रखिएगा एशियन कंट्रीज में चाइना नहीं है। तो एशियन कंट्रीज ने कोलैबोरेशन बनाया और ये एशियन कंट्रीज बोलती हैं कि चाइना, आप देख सकते हो मैक्सिमम एशियन कंट्रीज का जो कोस्ट लाइन है वो साउथ चाइना सी से शेयर होता है। तो यदि चाइना कवर करती है, क्या कवर करती है, मैरीटाइम को वो कैप्चर करती है, तो बेसिकली हर एक एशियन कंट्रीज को दिक्कत होगी। क्लियर है? तो एशियन कंट्रीज का पहले आपको एक फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, उसे बनाया क्यों गया था। तो एशियन कंट्रीज का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
So it is a socio-cultural economic collaboration of Asian countries, of 10 countries which are located in Southeast Asian continent, और ये आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, आपस में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते हैं, इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस करते हैं, और ये एकजुट होकर के अपना स्टैंड लेते हैं. तो इन्होंने एक स्टैंड लिया है कि जो भी वाटर बॉडी शेयर होती है किसके साथ, चाइना के साथ. किसकी वाटर बॉडी, साउथ चाइना सी की जो भी वाटर बॉडी शेयर होती है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टू बी डिफाइंड, हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड अंडर 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी. तो इनका कहना है कि आप जो यूनाइटेड नेशन 1982 में साइन हुआ था उसका पालन करके ही हमें ये शेयर करना चाहिए. ये एशियन कंट्रीज बोलती हैं, लेकिन चाइना की तो आदत है, चाइना इंडिया के बॉर्डर में भी क्लेम कर रहा है. एलएसी में आपको पता होगा झड़प हो रखी है आर्मीज के बीच, तो चाइना यहाँ पे भी वही कांड कर रही है. ये पूरे वाटर बॉडी को अपना क्लेम करना चाहती है. आप देख सकते हैं पूरे वाटर बॉडी को जब अपना क्लेम करेंगी तो हर कंट्री को दिक्कत है. भाई फिलीपींस भी चाहेगी शेयर करना, वियतनाम भी चाहेगी शेयर करना, मलेशिया भी चाहेगी. आपके अकेले की हेजेमनी थोड़ी है इस एरिया पे. तो ये पूरा आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग. अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सबसे पहले एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये कई बार परीक्षा में, एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. तो चलिए एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. निमोनिक्स के साथ बताता हूँ, तो आप ऐसा याद रख सकते हो. देखो, आईपीएल याद रखना. देखो आईपीएल यदि आपको याद होगा तो कौन कौन सी कंट्रीज कवर हो गई. देखो, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस. लाओस यहां पे है कहीं पे, देखो लाओस. ठीक है, चलो उसके बाद आईपीएल कहां देख रहे थे आप, टीवी में देख रहे थे. आईपीएल आप कहां देख रहे थे, टीवी में. तो टीवी से आप याद रखना. ठीक है, थाईलैंड और वियतनाम. देखो यहां पे थाईलैंड है और वियतनाम भी यहाँ पे. तो ये सब कंट्रीज के नाम होते हैं. तो आईपीएल में आप क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे. वहां पे ब्रेंडम मैक्यूलम, अब मेरे ख्याल से आपको नाम याद होना चाहिए. ब्रेंडम मैक्यूलम बहुत अच्छा प्लेयर है. तो ब्रेंडम मैक्यूलम से बीएम याद रखना, ब्रेंडम मैक्यूलम. ठीक है, आईपीएल में आप टीवी देख रहे थे तो ब्रेंडम मैक्यूलम की बैटिंग चल रही थी. तो आप ऐसे स्टोरी दिमाग में क्रिएट कर सकते हो. तो ब्रेंडम मैक्यूलम से ब्रूनी दरुसलाम, और एम मतलब है आपका मलेशिया. ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको कौन कौन सी कंट्रीज याद हो गई. आईपीएल में आईपीएल टीवी में देख रहे थे और किसकी बैटिंग चल रही थी, ब्रेंडम मैक्यूलम की. तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस. टी मतलब आपको पता है थाईलैंड, वी मतलब आप जानते हैं वियतनाम, बी स्टैंड्स फॉर ब्रूने दरुसलाम, और एम फॉर मलेशिया. क्लियर है. चलिए एम फॉर मलेशिया और एम फॉर म्यांमार भी होता है. एम फॉर आप याद रखना म्यांमार भी होता है. अब कौन सी कंट्री छूट गई, तो यहां पे सिंगापुर छूटी है. ठीक है, तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि एक ऐसा आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, सिंगापुर. तो आपको पूरी कंट्रीज याद हो जाएंगी. ठीक है, यहां पे ऐसा याद रख सकते हो ब्रेंडम मैक्यूलम सेंसेशनल बैटिंग कर रहा था. तो एस मतलब सेंसेशनल आपको याद रहेगा, तो एस स्टैंड्स फॉर सिंगापुर. ठीक है, ओके. और मैक्यूलम से, एमसी से याद रखना आप कंबोडिया. तो आईपीएल में क्या चल रहा था, आईपीएल आप टीवी में देख रहे थे और ब्रेंडम मैक्यूलम की सेंसेशनल बैटिंग चल रही थी. सो इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रूनी दरुसलाम, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर. तो ये जो कंट्रीज है 10 कंट्रीज नेशन है, इसको मिलाकर के ग्रुपिंग बनाई गई. उस ग्रुपिंग का नाम क्या है, एशियन. चलिए अब इस आर्टिकल को समझते हैं. तो देखिए, साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स सेड अ 1982 यूनाइटेड नेशन ट्रीटी शुड बी द बेसिस ऑफ गवर्निंग दिस साउथ चाइना सी. ठीक है, एंड इट इज अगेंस्ट द और ये जो व्यू पॉइंट है ये क्यों क्रिएट किया गया, सो टू अपोज द चाइना's claim to virtually the entire disputed water on historical grounds. तो चाइना हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे पूरे साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम करती है. तो उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इसको एक रिमार्क को अपोज करने के लिए एशियन कंट्रीज ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि भाई आपको क्या फॉलो करना चाहिए, 1982 की यूनाइटेड नेशन ट्रीटी. अब उस ट्रीटी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, UNCLOS उस ट्रीटी का नाम था. इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी. कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी, और इसे पैरलेंस, कॉमन पैरलेंस में लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है.
तो आप याद रखिएगा 1982 में ये साइन हुआ था बिटवीन ऑल द शेयरिंग कंट्रीज, ऑल द कोस्ट लाइन शेयरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन साउथ चाइना सी। तो उसको उस कन्वेंशन को फॉलो करने की बात की गई है, ठीक है। और ये कन्वेंशन क्या बोलता है? सो इट कन्वेंशन इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग मैरीटाइम एंटाइटल्स, सोवरेन राइट्स, ज्यूरिसडिक्शन एंड लेजिटिमेट इंटरेस्ट ओवर द मैरीटाइम जोन्स। और मैरीटाइम जोन टू बी स्पेसिफिक किसकी बात हो रही है? साउथ चाइना सी की बात हो रही है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। और एशियन कंट्रीज का जो इसमें जो लीड ले रही है कंट्री वो है वियतनाम, क्योंकि वियतनाम को बहुत ज़रूरत है इस मैरीटाइम बाउंड्री की। आप देख सकते हो वियतनाम सबसे ज़्यादा कवर करती है मैरीटाइम बाउंड्री साउथ चाइना सी का, इसलिए वियतनाम हैज़ बीन द मोस्ट वोकल क्रिटिक्स ऑफ चाइनाज एक्शन इन डिस्प्यूटेड वाटर्स। तो इस न्यूज़ में हमने क्या क्या सीखा? इस न्यूज़ में सबसे पहले तो हमने सीखा कि साउथ चाइना सी कहाँ पे है, फिर हमने सीखा कि UNCLOS क्या होता है, इस कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट महत्व क्या है, फिर हमने सीखा एशियन कंट्रीज़ क्यों बनाई गई थी, और हमने ये भी सीखा कि एशियन कंट्रीज़ के मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं और उनको याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक्स भी समझाया। ओके, चलिए अब आज का आखिरी आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो लास्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो ये जो कोरोना वायरस से रिलेटेड आर्टिकल है ये साइंस एंड टेक का आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करता है, तो देख लेते हैं। सो नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन में ट्रिगर टाइप 1 डायबिटीज, ये एक नई फाइंडिंग डेवलप हुई है कि जो नोवल कोरोना वायरस है, कोरोना के कारण पेशेंट्स में क्या क्रिएट हो रहा है? डायबिटीज क्रिएट हो रहा है। डायबिटीज क्रिएट होने के कारण उनका बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय जब होगा तो आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे, और डायबिटिक पेशेंट फिर कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दीज पेशेंट्स टिपिकली, तो कोरोना वायरस के जो पेशेंट होते हैं उनमें पाया गया कि वो उनमें क्या क्रिएट होता है, उनके बॉडी में क्या हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है। अब डायबिटीज़ क्यों होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी मिलती है हमको ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो भी खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और इसी ब्रेक डाउन से हमको मिलती है एनर्जी। अब ये ब्रेक डाउन तभी होगा जब ग्लूकोज के पास क्या प्रेजेंट है? इंसुलिन। यदि ग्लूकोज के पास इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपके जो ब्लड में है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, और इसी बढ़ती मात्रा को कहा जाता है शुगर, या फिर कहा जाता है डायबिटीज। अब जो डायबिटीज का प्रिमिटिव स्टेज है उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटिक। तो कोरोना वायरस के कारण क्या होता है? हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होने के कारण हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है पेशेंट्स की बॉडी में, एंड दिस कॉजेज टाइप 1 डायबिटीज विच कॉजेज द, अब टाइप 1 डायबिटीज होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें बेसिकली कि क्यों इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है। तो कोरोना वायरस क्या डिस्ट्रॉय करता है? कोरोना वायरस जाकर के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो बीटा सेल्स होते हैं, हाँ बीटा सेल्स क्या करते हैं? बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन। अब यदि बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है कोरोना वायरस तो बेसिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको, जो बीटा सेल्स होते हैं ये पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। बीटा सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज में बीटा सेल्स झुंड में रहते हैं, उनसे कहा जाता है आइलेट्स। उन्हें क्या कहते हैं? आइलेट्स। तो एक बार मैं ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूं, आपके बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स झुंड में पाए जाते हैं, उस झुंड को कहा जाता है आइलेट्स, और ये आइलेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पेनक्रियाज में। अब ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये जाकर के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो बीटा सेल मरेंगे तो उनका झुंड भी काम करना बंद कर देगा। अब जब झुंड काम करना बंद कर देगा तो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो ये एक फाइंडिंग डेवलप होकर के आई है, और ये फाइंडिंग हमने टेस्ट किया, किस में टेस्ट किया? चूहे में टेस्ट किया इस चीज को, और अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, बट देयर आर चांसेस, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कोरोना में जो डेथ हो रही हैं वो मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स की हो रही हैं, और कोरोना के कारण पेशेंट्स डायबिटिक हो रहे हैं। सो आई थिंक आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मैंने ये लास्ट आर्टिकल इतने जल्दी इसलिए बताया क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक दो आर्टिकल हमने प्रीवियस ईयर सेशंस में भी डिस्कस किया है। सो आई होप यू एंजॉयड इट। यदि आपको सेशन पसंद आया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स आपको न्यूज़पेपर में और क्या क्या इनपुट चाहिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।